हम्म, देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलग अलग प्रकार के रिलेशंस। 3 रिलेशन हमारे बने थे: स्वतुल्य रिलेशन, सममित और ट्रांजिटिव आपका यानी कि संक्रामक रिलेशन। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग उस पर बेस्ड। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस के लिए भी हैं जो बोर्ड में आ भी सकते हैं क्वेश्चंस आपके, तो हम लोग इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको एक समुच्चय दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स का, और एक संबंध दे रखा है, इस पे रिलेशन दे रखा है आर। इस तरीके से डिफाइंड है रिलेशन आपका। मतलब क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी, आप कब उनको रिलेटेड बोलोगे? यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड बी इफ़ एंड ओनली इफ बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। समझ रहे हैं रिलेशन का मतलब क्या है? कि जो दूसरा वाला होगा, सेकंड वाला, वो पहले वाले से एक ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ए और बी दोनों आपके इस समुच्चय से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए सेट गिवन है हमें ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखिए आर रिलेशन दे रखा है आपका, तो आप चाहो तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, चाहे नहीं तो सेट फॉर्म में रहने दो इसको। ठीक है, तो अब आप अगर इसको रिलेशन को कंप्लीटली निकालना चाह रहे हैं, तो आपको पता है ए और बी दोनों ए सेट से आएंगे। तो आप लिख के देख लो, जब ए की वैल्यू आप 1 डालेंगे तो आपको दिख रहा है कि बी जो होगा ए से एक ज़्यादा होगा, तो बी आपका यहाँ पे 2 बन जाएगा। जब ए की वैल्यू आप 2 डालेंगे तो बी आपका 3 बन जाएगा। ए की वैल्यू आप 3 डालेंगे तो बी आपका 4 बन जाएगा। ए की वैल्यू आप 4 डालेंगे तो बी आपका 5 बन जाएगा, और ए की वैल्यू 5 डालेंगे तो बी आपका 6 बन जाएगा। अब देखिए, अब कहने के लिए तो ए की वैल्यू लास्ट की 6 भी है, लेकिन जब आप ए को 6 वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बी बराबर ए प्लस वन, मतलब कितना आ जाएगा? 7, जो कि आपका ए का मेंबर नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये आपके रिलेशन के अंदर आएगा नहीं, तो इसका मतलब आपका आर के अंदर केवल यही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो आर हमारा कंप्लीटली सेपरेट हो गया। अब हमें क्या करना है? आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। आपको ये रिलेशन देखना है, ठीक है, जांच करनी है इसकी। तो सबसे पहले देखिए स्वतुल्य के लिए। ठीक, अब आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वतुल्य का मतलब क्या है, कि सेट का एवरी एलिमेंट, यानी कि ये आपके पास कंडीशन रहनी चाहिए, या फिर अगर सेट रूप में लिख रहे हैं तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे। ये आर के अंदर आना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो भाई क्या कहेगा ये? आपके पास जो गिवन सेट है उसमें 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या होना चाहिए आपको? जैसे आप देख रहे हो इसके अनुसार 1,1 भी आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए, 4,4 भी आना चाहिए, 5,5 भी, और 6,6। ये सारे के सारे आपके मेंबर्स आर के अंदर आने चाहिए, सारे के सारे रिलेशन में। लेकिन आप बताइए रिलेशन देख के क्या इनमें से कोई सा एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है? देख लीजिए, एक भी नहीं आ रहा है। जबकि स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट आर के अंदर आना चाहिए था इस टाइप का। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि ये रिलेशन स्वतुल्य आपका नहीं है। ठीक है भाई, अगर मान के चलो कि ये सारे आ गए होते, लेकिन अगर एक भी ऐसा एलिमेंट था जो नहीं आया होता, तो भी वो स्वतुल्य नहीं बनता। स्वतुल्य बनने के लिए जो कंडीशंस है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये वाली कंडीशन हर एक एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। ठीक, तो अब स्वतुल्य नहीं बना आपका ये। तो अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे क्या था हमारा? सममित। सममित के लिए हम क्या देखते थे? आपको याद होगा भाई, दो एलिमेंट चूज करेंगे हम लोग ए से, और दोनों को मेंबर लेके चलेंगे, मतलब दोनों को रिलेटेड लेके चलेंगे। ए रिलेटेड भी, या आप जैसे इसमें शॉर्ट, इसमें समुच्चय के रूप में दे रखा है तो आप इसको ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, और आपको सममित प्रूफ करने के लिए इसको क्या दिखाना पड़ेगा? टू सो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब आप कोई भी अगर आर का मेंबर चूज करेंगे तो उसका उल्टा करेंगे अगर हम लोग, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे वाई वाला, वाई कोऑर्डिनेट पे एक्स वाला, तो वो उसी के अंदर आना चाहिए। अब इसके लिए भी आप ध्यान से देखो। देखिए भाई, 1,2 है इसका मेंबर। ठीक है, तो 1,2 को जब हम पलटेंगे तो कितना आएगा आपका? 2,1 आएगा। क्या 2,1 इसके अंदर आ रहा है कहीं? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो आपको दिख रहा है कि इसी का उल्टा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता था ये जो रिलेशन है आपका, ये वाला फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि गिवन सेट के लिए होना चाहिए। तो अब ये इसके लिए भी नहीं आ रहा है। आप देखेंगे ना तो इसके लिए आएगा, ना इसके लिए, ना इसके लिए, ना इसके लिए।
तो इसका मतलब ये आपका सम्मित भी नहीं होगा फिर रिलेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब तीसरा बचा आपका, लास्ट ऑप्शन बचा संक्रमक, ट्रांजिटिव। संक्रमक के लिए भाई मैंने क्या बताया था आपको, संक्रमक के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास ए रिलेटेड बी है, मतलब ए कोमा बी आर का मेंबर है और बी कोमा सी भी आर का मेंबर है, तो आप इनके इस कॉमन को ख़त्म करके दोनों कंडीशंस का यूज़ करके ये भी आर के अंदर आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट आर का ही मेंबर बनना चाहिए। अब मुझे ये बताइए क्या ये आर का मेंबर है, देख लीजिए आप, जो भी आपका सेट डिफाइंड है यहाँ पे, जैसे ये डिफाइंड है आपका, मैं बदल ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले थोड़ा साफ कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ए कोमा बी और बी कोमा सी, मतलब पहले वाले का सेकंड एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक, तो फिर इसको रिमूव करके जो बाकी पहले का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड बचेगा वो भी आर के अंदर आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, 1,2 और 2,3 इस पेयर को लीजिए। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए इसका ये एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट सेम है आपके, तो संक्रमक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1,3 को भी इसी का मेंबर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो 2 गायब हो जाएगा आपका। तो 1,3 यानी कि ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए। लेकिन क्या 1/3 1,3 है इसमें, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, जैसे इसके लिए देखा वैसे ही हम लोग इसके लिए भी देख सकते हैं, सेकंड एलिमेंट्स के लिए भी। कैसे, देखिए 2,3 है, देखिए भाई ये कॉमन है ना दोनों में, देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो 2,4 होना चाहिए इसका मेंबर, लेकिन वो है नहीं इसका मेंबर 2,4, ये रहा, तो इसका मतलब संक्रमक नहीं है आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिलेशन ना तो सतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए इस पे आ जाइए अब आप एक दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये, आपको सिद्ध करना है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, तो यानी कि इसमें जो आपका ए सेट ले रखा है इस क्वेश्चन में, किसी भी पुस्तकालय के ए जो ले रखा है, किसी भी पुस्तकालय के सभी पुस्तकों की संख्या है आपकी, मतलब पुस्तकालय के समस्त पुस्तक ए सेट के अंदर आ रही हैं आपकी। तो एक रिलेशन डिफाइंड कर रखा है इन्होंने इस ए सेट पे, और देखिएगा ध्यान से रिलेशन ये रहा कि वो दो पुस्तकें आपस में रिलेटेड रहेंगी जहाँ पे एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, ये रहा आपका, पेजों की संख्या समान होगी, यानी कि ए सेट पुस्तकों का ले लिया, तो उसके कोई भी 2 पुस्तक अगर हमने मान ली एक्स कोमा वाई, तो उनको हम एक दूसरे से रिलेटेड कब बोलेंगे, जब उनके अंदर पेजों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, अब आपको इसको क्या दिखाना है भाई, इस रिलेशन को देखिए, एक नया वर्ड पढ़िए, इस रिलेशन को तुल्यता संबंध दिखाना है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है इसको देख लीजिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का नया संबंध दिख रहा होगा, लेकिन ये नया नहीं है, पुराने ही संबंधों से संबंधित है। ये तुल्यता संबंध का मतलब क्या है, देखिए अभी हमने 3 प्रकार के संबंध डिस्कस करे थे, स्वतुल्य, सम्मित और तीसरा है संक्रमक। ठीक है, अगर कोई भी एक रिलेशन आर स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रमक भी होता है, मतलब तीनों रिलेशन एक साथ होता है, तो हम उस रिलेशन को तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप किसी गिवन रिलेशन को आपको तुल्यता संबंध दिखाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उस संबंध को आपको सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक तीनों दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो आपका तुल्यता संबंध बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हमें इस रिलेशन को तीनों संबंध दिखाना है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है मेरा स्वतुल्य रिलेशन, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें रिलेशन ये है कि 2 बुक्स कब रिलेटेड रहेंगी, जब दोनों के अंदर पेजों की संख्या समान रहेगी आपकी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था स्वतुल्य के लिए हमें केवल एक ही एलिमेंट चाहिए होता है। ठीक, तो मैंने मान लिया एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब पुस्तक है ये, अब हमें सेट के रूप में मानना है तो एक्स ही मानना पड़ेगा हम लोगों को इसमें। ठीक है, तो पुस्तक मान लिया हमने ये। अब ये मुझे बताइए, आपको दिखाना होगा ये, यहाँ पे मैं साइड में ले रहा हूँ, एक्स रिलेटेड एक्स दिखाना होगा।
अब इस संबंध पे जाइए, यहाँ पे इस संबंध पे जब यानी कि x को x दिखाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, x आपको y की जगह भी x ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। और रिलेटेड कब होंगे? जब इन दोनों के अंदर पेजों की संख्या समान होगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, x पुस्तक की बात हो रही है और सामने भी इसके x ही पुस्तक है। जब दोनों पुस्तकें एक ही हैं आपकी, तो ये तो सीधी सी बात है कि दोनों के अंदर पेजों की संख्या समान रहेगी, पेजों की संख्या समान रहेगी। ठीक है। और हमारा रिलेशन क्या कह रहा है कि अगर दो पुस्तकों के बीच में पेजों की संख्या समान है तो वो एक दूसरे से संबंधित रहेंगी। अब चूंकि ये x कोमा x मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या रिलेशन के अंदर? क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि x पुस्तक मान ली हमने, ठीक है, एक, और इसके सामने भी तो x पुस्तक ही है। तो दोनों पुस्तकों में पेजों की संख्या तो आपकी ऑब्वियसली समान ही रहने वाली है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड तो हो ही जाएगा। ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पुस्तकों की पेजों की संख्या के बेस पे हर एक पुस्तक में अपने ही बराबर पेज तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका डायरेक्टली स्वतुल्य तो बन ही जाएगा। स्वतुल्य में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सामने पुस्तक खुद की और सामने भी एक वही पुस्तक है आपकी, तो दोनों में पेजों की संख्या आपकी समान रहने वाली है। ठीक है। तो ये स्वतुल्य हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा सममित संबंध। सममित में मैंने आपको बोला था कि आप दो एलिमेंट लेके चलेंगे सेट के। तो ये सेट के एलिमेंट ले लिए मैंने, जिनमें x रिलेटेड y लेके चलेंगे आप लोग। और आपको दिखाना क्या है सममित होने के लिए? सममित होने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि y रिलेटेड x होना पड़ेगा। अब संबंध पे जाइए, ठीक है, डेफिनेशन पे। x रिलेटेड y आपको गिवन है, x रिलेटेड y, ठीक है, ये आपको गिवन है और इसको हमें सिद्ध करना है। तो पहले इसको गिवन देखिए, क्वेश्चन में x रिलेटेड y दे रखा है, यानी कि x संबंधित है y से। x और y दोनों पुस्तकें हैं मेरी, और इनके बीच में रिलेशन क्या कहेगा? जो डेफिनेशन थी हमारी रिलेशन की, क्या डेफिनेशन थी? कि दोनों में पेजों की संख्या समान रहेगी। तो हम लोग इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये यहाँ से अप्लाई करेगा x व y में पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है। अब देखिए, लिखने का तरीका है, x और y दो पुस्तकें हैं, मैं इसको उल्टा घुमा कर लिख सकता हूँ। y व x में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, समान लिख दे रहा हूँ भाई, उल्टा ही तो करके लिख दिया बस मैंने। यहाँ पे x पहले आ रहा था, y बाद में आ रहा था, लेकिन अब y पहले लूँ चाहे x बाद में ले लूँ, है तो दोनों सेम पुस्तक ही ना। जब x के पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के बराबर रहेगी, तो सीधी सी बात है y के पेजों की संख्या अभी x के पेजों की संख्या के बराबर ही रहेगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ से y रिलेटेड x मिल गया आपको। अब चूंकि x और y कोई भी जर्नल लेके चले थे, अब हमारा इसका मतलब ये मिल गया कि x रिलेटेड y अगर हम लेके चलेंगे तो हर किसी के लिए y रिलेटेड x आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो आर संबंध है वो आपका सममित भी बन गया। ठीक, ओके, समझ में आ गया होगा आपके। और अब तीसरे नंबर पे है आपका संक्रमक। संक्रमक में मैंने आपको बोला था कि हम तीन एलिमेंट लेके चलेंगे, यानी कि x y और मान लो z, एक है मेंबर, जिनमें पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से संबंध लेके चलेंगे। पहले का तीसरे से संबंध दिखाना है हमें। संक्रमक के लिए मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी सारी आपको। ठीक है। मतलब हम सच दैट x रिलेटेड y है और y रिलेटेड z है। आपको दिखाना ये है x रिलेटेड z, आपको दिखाना है इन दोनों का यूज़ करके। अब देखिए, रिलेशन की डेफिनेशन यूज़ करिए। x y के साथ संबंधित है, तो इसका मतलब x व y में रिलेशन डिफाइन करिए, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि y रिलेटेड z भी है, तो y रिलेटेड z क्या कहेगा आपसे? y व z में पेजों की संख्या समान है। अब ध्यान से देखिए आप इन दोनों से, x पुस्तक में पेज की संख्या y पुस्तक के समान है और y पुस्तक में पेज की संख्या z पुस्तक के समान है। तो क्या डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता यहाँ से कि x व z में पेजों की संख्या समान है? कह सकता हूँ। मतलब x में पेजों की संख्या, यानी कि x के जो पेज थे
वो बराबर हैं वाई के पेज के, और जो वाई के पेज थे वो बराबर हैं जेड के पेज के। तो क्या इससे ये इम्प्लाई नहीं होता कि एक्स के पेज और जेड के पेज एक दूसरे के बराबर हो गए? ठीक है, यही रिलेशन था। इसका मतलब क्या मिल जाएगा आपको, एक्स भी जेड से संबंधित हो जाएगा। अब चूंकि एक्स वाई और जेड हमने कोई भी जर्नल माने थे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका संक्रमक भी बन जाएगा। अब इसका मतलब आर जो रिलेशन था आपका, ठीक, आर आपका स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया, तीनों संबंध हो गया। तो इसका मतलब कंबाइंडली हम क्या कह देंगे कि आर क्या बन जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तुल्यता संबंध हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसने ना R1 और R2 किसी समुच्चय ए पे दो तुल्यता संबंध दे रखे हैं। अब तुल्यता संबंध की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी पहले ही, यानी कि R1 भी और R2 भी, ये दोनों संबंध स्वतुल्य भी हैं अपने आप में, सममित भी हैं और संक्रमक भी हैं। आपको ये दिखाना है कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब दोनों रिलेशंस का, क्योंकि आपको पता है R1 भी एक सेट है, R2 भी एक सेट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी एक सेट ही बनेगा, और एक सबसेट रहेगा उसका एक रो से का, तो यानी कि एक प्रकार का रिलेशन ही रहेगा। तो R1 इंटरसेक्शन R2 एक नया रिलेशन है आपका, ये भी तुल्यता दिखाना है आपको। मतलब R1 R2 दो रिलेशन हैं जो कि पहले से तुल्यता संबंध हैं, अब दोनों का इंटरसेक्शन भी आपको तुल्यता दिखाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, R1 R2 की तुल्यता का यूज़ करेंगे और इंटरसेक्शन को दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही सतुल्य दिखाना होगा हम लोगों को। हम लोग सेट थ्योरेटिक अप्रोच लेकर चलेंगे इसका। स्वतुल्य दिखाने के लिए आपको पता है कि A, A आना चाहिए इसी के अंदर। ठीक है, ये रहा A, A इसी का मेंबर होना चाहिए आपका तुल्यता संबंध होने के लिए। तो मैं मान के चलूँगा, ठीक है, A, हमें ये दिखाना है स्वतुल्य के लिए कि A, मेंबर होना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 का। सीधी सी बात है। ठीक है, ओके। अब देखिए, चूंकि R1 स्वतुल्य है आपका, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर R1 स्वतुल्य है तो इसका मतलब R1 तुल्यता है तो ऑब्वियसली स्वतुल्य तो रहेगा ही। तो इसका मतलब A, हमेशा R1 के अंदर रहेगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले से तुल्यता दे रखा है, तुल्यता है तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है तो A, इसके अंदर रहेगा ही रहेगा, यानी कि A रिलेटेड A। एंड सिमिलरली R2 भी आपको स्वतुल्य है क्योंकि तुल्यता दे रखा है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगा कि A, आपका R2 के अंदर भी आएगा, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। अब ध्यान से देखिए, A, R1 में भी आ रहा है, R2 में भी आ रहा है, तो यहाँ से क्या ये इम्प्लाई नहीं कर रहा कि A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा संबंध बन गया आपका, स्वतुल्य हो गया। R1 और R2 की अलग अलग स्वतुल्य संबंध का यूज़ किया है, और R1 इंटरसेक्शन R2 को स्वतुल्य दिखा दिया हमने। ठीक है, दिख गया होगा आपको, क्लियर समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। स्वतुल्य हो गया, उसके बाद नंबर 2 पे आएगा आपका सममित। सममित दिखाने के लिए मैंने आपको बोला था कि दो एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे, A, B बिलोंग्स टू A, और सच दैट हमें ये लेके चलना होता है कि पहले का दूसरे से संबंध लेके चलते हैं, और हमें दिखाना क्या है, हमें उल्टा दिखाना है, मतलब B, A R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर दिखाना है। ठीक है, ये दिखाना है हमें, ध्यान से देख लेना, ये हमें दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो A, B मेंबर है आपका R1 इंटरसेक्शन R2 का, और आपको पता है कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, और तो इसका मतलब A, B आपका R1 के अंदर भी आएगा, और A, B आपका R2 के अंदर भी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में आ रहा है तो दोनों में आ जाएगा अलग अलग। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि R1 और R2 दोनों तुल्यता हैं, तो तुल्यते हैं तो सममित भी हैं आपके। तो R1 R2 की सममित की डेफिनेशन यूज़ करिए कि अगर A, B इसके अंदर आ रहा होगा
तो ऑब्वियसली बात है बी कोमा ए भी इसके अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि R1 अपने आप में सममित संबंध है, तुल्यता दे रखा है। और इसी प्रकार बी कोमा ए भी R2 के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि R2 भी आपको सममित दे रखा है। अब देखिए बी कोमा ए R1 में आ रहा है, बी कोमा ए R2 में आ रहा है, तो इसका मतलब बी कोमा ए दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए हम ए कोमा बी लेके चले थे, बी कोमा ए हमें मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 आपका सममित संबंध भी हो गया। ठीक है, सममित हो गया, दो संबंध हो गया हमारा। अब देखिए तीसरा संबंध जो बचा हुआ है हमारा, हम उसके बारे में देखते हैं। तीसरा है हमारा संक्रमक। उसमें भी R1 R2 के ही संक्रमकता का यूज़ करेंगे हम लोग। संक्रमक के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको 3 एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे, ए बी और सी, सॉरी गिवन सेट के ए के, क्योंकि गिवन सेट ए है। और इस तरीके से लेने पड़ेंगे जिसमें पहला संबंधित है, मतलब पहला रिलेटेड है दूसरे से इस रिलेशन के अनुसार, और दूसरा रिलेटेड है तीसरे से इस रिलेशन के अनुसार। आपको दिखाना क्या है? आपको ये दिखाना है कि ए कोमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 का मेंबर आएगा। मदद लेंगे R1 R2 की। अब ध्यान से देखिए, ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा है, तो ए कोमा बी R1 में भी आएगा और ए कोमा बी R2 में भी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए बी कोमा सी इसके अंदर आ रहा है, तो बी कोमा सी R1 में भी आएगा और बी कोमा सी R2 में भी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए R1 R2 अपने आप में स्वतुल्य है, तुल्यता संबंध है, तो मतलब संक्रमक भी हैं अपने आप में। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए कोमा बी R1 में आ रहा है, बी कोमा सी R1 में आ रहा है, और R1 आपका संक्रमक है। तो क्या ये क्या यहाँ से ये क्या मैं ये इम्प्लाई कर सकता हूँ कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1 आएगा? क्यों? क्योंकि ये अपने आप में संक्रमक है। तो अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी R1 में है, तो ऑब्वियसली बी को हटा के ए कोमा सी भी R1 में आएगा। और सिमिलर नीचे देखिए R2 और R3, ये R2 भी आपको तुल्यता दे रखा है, और ए कोमा बी और बी कोमा सी इसके अंदर है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ए कोमा सी भी R2 के अंदर आएगा। अब ऊपर नीचे देखिए, ए कोमा सी R1 में भी है, ए कोमा सी R2 में भी है, तो क्या यहाँ से मैं ये इम्प्लाई कर सकता हूँ कि ए कोमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में ही आएगा? और देखो यही हमें दिखाना था। ठीक है, हम ए कोमा बी और बी कोमा सी लेके चले थे और ए कोमा सी हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 यहाँ पे आपका संक्रमक भी हो गया, तीनों संबंध हो गया। तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया तुल्यता संबंध। ठीक, अब देखिए इसी में ही मैं एक जनरल आपको एक रिजल्ट बता दे रहा हूँ इन जनरल, कि R1 इंटरसेक्शन R2 तो आपका तुल्यता हो गया। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2, लेकिन इनका यूनियन अगर हम करेंगे तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो तुल्यता संबंध होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको ये दिखाना है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था जब क्लास में पढ़ाया था, आपको ये दिखाना है भाई, नोट भी लिख लेना चाहे, कि अगर R1 तुल्यता है और R2 भी तुल्यता है, तो आपको यह दिखाना है कि R1 यूनियन R2 हमेशा तुल्यता नहीं होगा। ठीक है, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि कभी नहीं होगा, होगा कुछ केस में, लेकिन हमेशा नहीं होगा इन जनरल। तो आपको ऐसे 3 संबंध डिफाइन करने हैं जिनमें R1 भी तुल्यता रहे, R2 भी तुल्यता रहे, लेकिन उनका यूनियन तुल्यता ना रहे। तो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, आप कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इस प्रकार के कोई एग्जाम्पल। हिंट यही है इस क्वेश्चन की कि कोई भी अपनी मर्जी से 1 2 3 एक सेट कंसिडर करके, ज़्यादा हार्ड नहीं जाना है। R1 रिलेशन ले लेना, एक R2 रिलेशन ले लेना, जो कि अपने आप में तुल्यता हो, लेकिन इनका यूनियन तुल्यता ना हो। हिंट ये है बस इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए अगला संबंध क्या है। हाँ, ये भी मैं आप ही को करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। ये देखिए, ये विकल्प वाला क्वेश्चन है आपका
इसको आप खुद करेंगे, मुझे बताएंगे कि इसका क्या मतलब होगा इसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है पूर्णांकों का तो समुच्चय ले रखा है जेड, यानी कि ए जिसको हम लोग ए ले रहे थे, इसने उसको जेड लिया हुआ है पूर्णांकों का समुच्चय। और एक संबंध डिफाइन कर रखा है इस प्रकार कि दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे, यानी कि एक्स कोमा वाई आर के रिलेशन के अंदर आएगा यदि और केवल यदि दोनों के अंतर का जो डिफरेंस है, ठीक है, मॉडुलस है, सॉरी, दोनों के मतलब एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब दोनों का एक्स में से वाई घटाएंगे तो उसका जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अंतर भी कह सकते हैं इसका, एक्स और वाई का अंतर आपका लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प होगा चारों में से। मतलब कि भाई आपका ये स्वतुल्य होगा, सममित होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा, स्वतुल्य संक्रामक होगा लेकिन सममित नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है, मुझे आप लोग इसको कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा विकल्प रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए हम एक अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक संबंध आर दे रखा है आपका इस तरीके से डिफाइन करके, समुच्चय जेड पे डिफाइन कर रखा है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है। और आप संबंध ये है कि वो दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे यदि उनका पहले में से दूसरा घटाएंगे तो वो 5 का गुणज होगा, यानी कि 5 का मल्टीपल होगा आपका, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपको। रिलेशन देखिए मैं करा दे रहा हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे भी कराया हुआ था, यहाँ पे सोल्यूशन देखिए इसका, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। सॉल्यूशन देखिए ये है, रिलेशन समझ लीजिए आप, जो भी रिलेशन डिफाइंड है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ए बराबर जेड माना हुआ है इसने, और जो रिलेशन आर है उसके अनुसार ए रिलेटेड बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ ए माइनस बी 5 का गुणज है, या तो ये लिख लो या क्वेश्चन ये भी मिल सकता है 5 से विभाजित होगा, ठीक है। मतलब यही है क्वेश्चन, ठीक। तो इस रिलेशन को आपको तीनों संबंध दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वतुल्य पे। स्वतुल्य के फिर से वही बात, आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है। अब चूंकि जेड से हैं यहाँ पे तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको ए रिलेटेड ए दिखाना है। तो संबंध क्या बन रहा है, संबंध ये बन रहा है कि ए के साथ वो एलिमेंट रिलेट करेगा जब ए के साथ उसका अंतर 5 का गुणज बनेगा, ठीक है। मतलब 5 के गुणज का मतलब क्या है कि 5 से विभाजित हो जाएगा, वो 5 के पहाड़े में आएगा, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। तो ए रिलेटेड ए दिखाना है, तो इसके अनुसार बी की जगह भी ए ही डाल दीजिए। तो यहाँ जब बी की जगह ए डालेंगे तो आपका ए माइनस ए आएगा, ठीक है। अब आपको पता है ए माइनस ए कितना होता है, 0, और आपको पता है हर एक जीरो हर एक संख्या का गुणज होती है। तो इसका मतलब देखिए कितने आसानी से स्वतुल्य बन जाएगा ये। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए माइनस ए कितना होता है 0, क्योंकि सम संख्या, अब चूंकि आपको पता है 0 हर किसी संख्या का गुणज होती है, जो कि, और आपको तो 5 का ही चाहिए बस, जो कि 5 का गुणज है। तो इसका मतलब देखिए ये संबंध क्या था, संबंध ये था कि भाई अगर दो संख्याओं का अंतर 5 का गुणज है तो वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगी। अब देखिए इस संख्या और इस संख्या का अंतर 5 का गुणज बन गया, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। ए रिलेटेड है और आपको पता है कि ए हमने कोई भी जनरल वो चूज किया है, तो इसका मतलब ये हर किसी ए के लिए इस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यही आपको पता है क्या किसकी कंडीशन होती है, स्वतुल्य की। तो इसका मतलब जो आर संबंध है वो आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए आपका सममित। सममित में हम लोगों को क्या करना होता है, सममित में पहले का रिलेशन दूसरे से लेकर चलते हैं और दो एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड मान लिया, और इस तरीके से लेंगे कि जो पहला एलिमेंट ए है वो किससे संबंधित है, बी से संबंधित है। और आपको दिखाना क्या है, उल्टा दिखाना होता है आपको, ये दिखाना होता है। तो अब आप इसका यूज़ करिए डेफिनेशन का, ए रिलेटेड भी हम लेके चले हैं, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि ए माइनस बी 5 का गुणज बन जाएगा, ठीक है। 5 का गुणज बन गया, आपको बी रिलेटेड ए दिखाना है, मतलब इसका उल्टा दिखाना है, ए की जगह बी और बी की जगह ए। तो उसके लिए आपको चेक करना है ये बी माइनस ए। अब आपको चेक करना है कि इसकी मदद लेनी है और इसको चेक करना है। अब आप मुझे चेक करके बताइए क्या बी माइनस से 5 का गुणज बनेगा, देख लेते हैं। क्योंकि हमें यह पता है कि ए माइनस भी तो है 5 का गुणज, तो बी माइनस ए को दिखाना पड़ेगा। तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, बी माइनस ए है, मैं इसमें अगर माइनस चिन्ह कॉमन लूँ
तो क्या ये नहीं बन सकेगा आपका माइनस ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस ए का। अब ऊपर देखिए, ऊपर है 5 का गुणज ए माइनस बी, तो यानी कि ये अंदर वाला 5 का गुणज बन जाएगा। अब चूंकि ए और बी आपके इंटीजर हैं, तो जब दो इंटीजर्स का अंतर 5 का गुणज है, यानी कि किसी कोई एक इंटीजर 5 से कट रहा है, तो क्या उसका नेगेटिव 5 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जो कि 5 का गुणज है। देख लीजिए, अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो उसका नेगेटिव भी आराम से 5 से कट जाएगा, और यही हमें चाहिए बी माइनस ए। अब चूंकि ए और बी कोई भी जर्नल थे, तो ये हर किसी ए और बी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, बी रिलेटेड ए फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। यही आपकी सममित की कंडीशन होती है। तो सतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। तीसरे नंबर पे बचा आपका संक्रमक। संक्रमक में आपको 3 एलिमेंट चूज करने हैं, तो चूज करिए। ए बी और सी बिलोंग्स टू ए, और पहले दो का संबंध लेकर चलते हैं, सच दैट ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। और आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है ए रिलेटेड सी, ये आपको दिखाना है। तो देखिए, इनकी डेफिनेशंस यूज करेंगे। अब आपको दिख रहा है ऊपर ऑलरेडी दे रखा है कि ए रिलेटेड बी है आपका। तो जब ए रिलेटेड बी है तो इसकी डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई ए माइनस बी आपका 5 का गुणज बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन ये कह रही है। ठीक है, और ये डेफिनेशन क्या कहेगी, सॉरी, बी रिलेटेड सी वाली डेफिनेशन क्या कहेगी, ये कहेगी कि बी माइनस सी भी 5 का गुणज है, क्योंकि रिलेशन यही है। आपको इन दोनों कंडीशंस का यूज करके ये दिखाना है, ए रिलेटेड सी का मतलब है ए माइनस सी भी 5 का गुणज दिखाना है आपको। तो अब आप ए माइनस सी लेके चलिए, या फिर एक काम करिए, ये 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है। तो अगर दो संख्याएं 5 से कट रही हैं आपस में, तो उनका योगफल और अंतर भी हमेशा 5 से कटेगा, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक हैं आपके। तो आप इनको दोनों को एक काम करिए, जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी, ये किसका गुणज बन जाएगा, 5 का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दो 5 से कटने वाली संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए, 15 है 5 से कट रहा है, 25 है 5 से कट रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 15 25 40 हो गए, वो भी 5 से कट जाएगा आपका। एक संख्या 45 ले लीजिए, दूसरी संख्या 55 ले लीजिए, दोनों का आपस में जोड़िए, 100 आ गया, 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इनका योगफल 5 से कट जाएगा आपका। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस भी, यहाँ प्लस भी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया आपका, ए माइनस सी, जो कि आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, 5 का गुणज, और यही आपको चाहिए था। ए माइनस सी 5 का गुणज है, तो इसका मतलब ए रिलेटेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अब चूंकि ए और सी और बी कोई भी जर्नल एलिमेंट थे आपके, तो इसका मतलब है कि ये आपका संक्रमक रिलेशन भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि आर आपका संक्रमक भी हो गया। अब तीनों सिर्फ संबंध हो गया, तो इसमें प्लस क्या करेगा कि आर आपका कैसा संबंध बन गया, तुल्यता संबंध बन गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग शायद एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको तो आप खुद कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, थोड़ा बस क्वेश्चन में ना गिवन, जैसे क्वेश्चन गिवन है उससे थोड़ा टिपिकल लग सकता है आपको। एक सेट दे रखा है इसने पी एक्स वो सेट है जो कैपिटल एक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। तो मतलब समझ गए? तो यानी कि ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आपको थोड़ा कुछ याद हो पावर सेट की डेफिनेशन, तो पावर सेट वही है, पी कैपिटल एक्स मान लीजिए इसको, एक्स के जितने भी पॉसिबल उपसमुच्चय हैं उसका समुच्चय दे रखा है। और आपको पता है, अगर किसी सेट के पॉसिबल उपसमुच्चय लेंगे तो वो उसका घात समुच्चय बनता है, सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि पी एक्स जो है वो घात समुच्चय दे रखा है आपका, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर रहेंगे एक्स के मेंबर, वो सारे के सारे एक्स के सबसेट रहेंगे, उपसमुच्चय रहेंगे, एक्स के सबसेट आएंगे मेंबर इसके। अब देखिए, एक संबंध दे रखा है आर इसने उस रिलेशन पे। ठीक है, कि ये कह रखा है कि दो अगर एलिमेंट लेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ऑब्वियसली बात है वो एक्स के समुच्चय रहेंगे, उप समुच्चय, वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे यदि और केवल यदि दोनों का जो अंतर है, सॉरी, यदि और केवल यदि पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट रहेगा। यानी कि ए रिलेटेड बी
इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि भाई पहले इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद रहेंगे आपके, तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो ये एक इस प्रकार का रिलेशन दे रखा है कि दो एलिमेंट ऐसे रहेंगे रिलेटेड जिसमें पहले वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट रहेगा। आपको यह दिखाना है कि आर जो है वो तुल्यता संबंध नहीं है। इसका मतलब जब तुल्यता संबंध नहीं है तो यानी कि कोई सा एक स्वतुल्य, या तो आर स्वतुल्य नहीं होगा, दिखा चेक करना है, हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये दिखाना है कि तुल्यता नहीं है, तो इसका मतलब तीनों में से कोई सा एक रिलेशन तो ऐसा जरूर है जो ये नहीं होगा। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए मैं आप ही को करने के लिए दे रहा हूँ इसे। ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कौन सा संबंध नहीं है, स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, सम्मित होगा या नहीं होगा, और तीसरा बचा है आपका संक्रमक, ये होगा या फिर नहीं होगा, ये तीसरा संबंध है आपका। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में इसको चेक करके बताइए कि इन तीनों में से ये कौन सा रिलेशन नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कौन सा नहीं होगा। क्योंकि जब तुल्यता नहीं है तो इसका मतलब तीनों तीनों तो है नहीं है, कोई सा एक ऐसा है जो कि ये नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा संबंध नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ऐसे दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब जो रिलेशन जो डिफाइंड है ना आर आपका, वो इस सेट पे डिफाइंड है आपका एन क्रॉस एन पे। मतलब कहने का ये है, पहले जो रिलेशन हमारा होता था वो एक सेट पे होता था और वो सिंगल एलिमेंट का था। जैसे हम लोग डिफाइन करते थे आर ऑन ए, तो इसका मतलब आर सबसेट होता था आपका ए क्रॉस ए का। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ए दे रखा है ना, वो पहले से ही दो सेट्स का गुणनफल दे रखा है, एन क्रॉस एन। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप एलिमेंट कंसीडर करेंगे ना, जैसे आप ए बिलोंग्स टू ए मानते थे, यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आएगा सिंगल टर्न एलिमेंट जिसको आप एक्स मानते थे, वो अब केवल सिंगल एलिमेंट ना आके एक ऑर्डर पेयर बनेगा पहले से ही इस टाइप का, जहाँ पे ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे आपके। ध्यान रखना भाई, आपको ये बात एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। और जो रिलेशन दे रखा है आपका दो एलिमेंट्स का, एक्स रिलेटेड वाई इफ़ एंड ओनली इफ़। अब देखिए एक्स रिलेटेड वाई का मतलब यहाँ ये है कि जो एक्स एलिमेंट है आपका वो ए कोमा बी है, और जो वाई एलिमेंट है आपका वो सी कोमा डी है। ठीक है, इसको आप एक्स और इसको आप वाई मान सकते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। देख लीजिए रिलेशन ये रहा आपका। इसको आप देखिए कैसे कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इसको आप पहला कोऑर्डिनेट मानिए, इसको आप दूसरा कोऑर्डिनेट, इसको आप तीसरा कोऑर्डिनेट और इसको आप चौथा कोऑर्डिनेट। तो रिलेशन देखिए कैसे बन रहा है, पहला कोऑर्डिनेट गुणा चौथा कोऑर्डिनेट बराबर दूसरा कोऑर्डिनेट गुणा तीसरा कोऑर्डिनेट। इस तरीके का रिलेशन बन रहा है। देखिए आपका ये रिलेशन समझिए पहले इसमें, बाकी तो सब कुछ वही है। तो रिलेशन ये है कि एलिमेंट्स पहली बात तो ऑर्डर पेयर में रहेगा, और उनका रिलेशन इस तरीके से रहेगा कि जो गुणनफल उनका मिलेगा वो गुणनफल आपका पहला कोऑर्डिनेट रहेगा, इनटू में चौथा कोऑर्डिनेट रहेगा ये रहा, और बराबर में फिर जो स्टार्टिंग वाला रहेगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसी वाला फिर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसको संबंध को आपको तुल्यता दिखाना है, ये होता भी है संबंध। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं आपको इसी तरीके से। क्वेश्चन वो ये है, इसमें तो गुणनफल मिल रहा है, उसमें प्लस मिल सकता है, मतलब इस तरीके से ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, मतलब फर्स्ट प्लस फोर्थ बराबर सेकंड प्लस थर्ड। क्वेश्चन वो भी इसी तरीके से होगा। ये जो काम यहाँ गुणा करेगा वो काम वहाँ पे प्लस करेगा, जो काम यहाँ पे माइनस करेगा भाग करेगा वो काम वहाँ पे माइनस करेगा। अब इसको देखिए, सबसे पहले आपको इसको स्वतुल्य दिखाना है। स्वतुल्य दिखाने के लिए आपको पता है कि संबंध एक ही एलिमेंट आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, मानिए एक्स, ऑब्वियसली वो इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा आपको कैपिटल ए में, जो कि आपका यहाँ पे एन क्रॉस एन है। ठीक है, कैपिटल एन डिफाइंड है इस तरीके से, और ऑर्डर पेयर में मिलेगा, मतलब ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। आपको रिलेशन ये दिखाना है भाई स्वतुल्य के लिए कि एक्स रिलेटेड एक्स फॉर ऑल एक्स। ठीक है, और आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ए कोमा बी रिलेटेड ए कोमा बी, ये दिखाना है। तो इसको दिखाने का मतलब है कि आपको राइट साइड लेके आनी है, तो राइट से फिर आप लेफ्ट इंप्लाई कर देंगे वहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको अगर आप फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे, इसको आप थर्ड मानेंगे और इसको आप फोर्थ मानेंगे, तो रिलेशन के अनुसार क्या लेके आना पड़ेगा आपको। रिलेशन ये है,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये लेकर आना पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंटू में फोर्थ कोऑर्डिनेट बराबर सेकंड कोऑर्डिनेट इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपको लेके आना है। तो आप फिर बैक आ जाएंगे इस तरीके पे रिलेशन पे। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं। क्या ये आपको क्रम विनिमय नियम नहीं दिख रहा है? और क्रम विनिमय नियम आपको याद होगा कि नेचुरल नंबर्स पे क्रम विनिमय नियम सत्य सिद्ध ट्रू होता है आपका। तो इसका मतलब आपको मिल गया वापस जाने का जुगाड़। ठीक, तो मतलब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको पॉज करके दोबारा सुन सकते हो इस चीज़ को, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए आप ये करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट तो चूज कर लिया आपने, अब इसी का खुद से रिलेशन दिखाना है। तो खुद से रिलेशन दिखाने के लिए हम ये लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं। मतलब आपको देखिए राइट साइड वाला पार्ट मिल रहा है यहाँ पे, ये रहा राइट साइड वाला पार्ट मिल रहा है। और राइट साइड मैंने डिफाइन कैसे करी थी कि ये जो होगा ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा जब आप बैक जाएंगे, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट रहेगा, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा, और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट रहेगा। तो अगर आप बैक जाएंगे, क्योंकि देखिए इफ़ एंड नो लिफ का चिन्ह यही है कि अगर ये गिवन है तो वहाँ से आप ये मिल जाएगा, और अगर ये गिवन है तो आप बैक आ जाएंगे। तो अब कोऑर्डिनेट्स में कैसे, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड। तो आप जब बैक जाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये रहा, सेकंड ये रहा, तो यानी कि ए कोमा बी रिलेटेड क्या मिल जाएगा, ए कोमा बी, देख लो वहाँ से, यानी कि एक्स रिलेटेड एक्स मिल जाएगा। इसका मतलब आर आपका स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे पे डिस्कस करते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा सममित। सममित के लिए देखिए मैंने आपको कहा था दो एलिमेंट चूज करने हैं, एक्स कोमा वाई चूज करने हैं ए से, जहाँ पे एक्स बराबर आपका ओबियसली ऑर्डर पेयर रहेगा और वाई बराबर आपका फिर सी कोमा डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले दो संबंधित लेकर चलने हैं, एक्स रिलेटेड वाई, दैट इज ए कोमा बी रिलेटेड सी कोमा डी लेकर चलना है, और इसका उल्टा दिखाना है आपको, वाई रिलेटेड एक्स मतलब सी कोमा डी रिलेटेड ए कोमा बी आपको दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ करिए, डेफिनेशन यूज़ करिए, ए कोमा बी रिलेटेड सी कोमा डी है, तो उसका मतलब आपको क्या मिलेगा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ये मिल जाएगा आपको क्योंकि दे भी रखा है। अब आपको देखिए थोड़ा ध्यान से कि आपको ये लेके आना है, ये उल्टा लेके आना है। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसके डेफिनेशन के अनुसार आपको क्या लेके आना पड़ेगा, देखिए इसके डेफिनेशन के अनुसार आपको ये लेके आना है फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो यानी कि सी इंटू बी बराबर सेकंड इंटू थर्ड, ये लेके आना है आपको। अब आपके पास ये है ये, और इसकी मदद से ना ये लेके आना है। देखो थोड़ा कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको कि कैसे लेके आना है इसको, देखिए पहली बात तो देखिए बी और सी एक तरफ आने चाहिए, तो भाई ये बराबर में है तो इनको मैं किसी भी तरफ लिख सकता हूँ, बी इंटू सी को ए इंटू डी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। स्कोर देखिए सी पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए, तो वही क्रम विनिमय वाला है जो ऊपर बताया था मैंने प्रोडक्ट के लिए। तो बी सी को मैं सी इंटू बी लिख सकता हूँ, और ए डी को मैं डी इंटू ए लिख सकता हूँ, देखिए ये वही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर सेकंड इंटू थर्ड, यही बन गया। अब बैक चले जाइए आप, तो फर्स्ट कोमा सेकंड रिलेटेड थर्ड कोमा फोर्थ, ये आ गया भाई, यानी कि वाई रिलेटेड एक्स आ गया, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब आर आपका क्या बन गया यहाँ पे, सममित भी बन गया। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट बचा आपका, फिर थोड़ा समय का अभाव है, लास्ट वाला क्या है आपका, देखिए संक्रमक। संक्रमक के लिए हमें क्या करना है, तीसरे के लिए संक्रमक है आपका, मैंने आपको बोला था संक्रमक में आपको तीन एलिमेंट चूज करने हैं, तो एक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे एक्स रहेगा ए कोमा बी टाइप का, वाई रहेगा सी कोमा डी टाइप का, और जेड रहेगा ई कोमा एफ टाइप का। और पहले दो को रिलेटेड लेकर चलेंगे, सच दैट एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड जेड, मतलब ए कोमा बी रिलेटेड सी कोमा डी एंड सी कोमा डी रिलेटेड ई कोमा एफ आपके पास है। और आपको दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है कि ए कोमा बी रिलेटेड ई कोमा एफ, ये आपको दिखाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हम लोग इन दोनों के कंडीशंस यूज करेंगे क्योंकि रिलेशन दे रखा है। तो इस रिलेशन के अनुसार मैं लिख सकता हूँ वही फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ,
फर्स्ट इंटू, जैसे ऊपर हमारा डिफाइंड था ये, फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, एक समीकरण ये मिल गई। ठीक है, और इसी प्रकार इसका यूज़ करके ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर सेकंड इंटू थर्ड, ये मिल गया आपके पास। सी एफ बराबर डी ई मिल गया आपके पास। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आपको ये लेके आना है। तो यानी कि फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है हमारा, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर सेकंड इंटू थर्ड, यानी कि ये लेके आना है आपको इन दोनों फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके। तो आप ध्यान से देखिए, आप एक काम करिए, समीकरण फर्स्ट की एल एच एस इंटू एल एच एस, फर्स्ट और सेकंड की, बराबर आर एच एस इंटू आर एच एस, मतलब समीकरण फर्स्ट की लेफ्ट साइड को सेकंड की लेफ्ट साइड से, और समीकरण फर्स्ट की राइट साइड को समीकरण सेकंड की राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे ए इंटू डी है। ठीक है, और इधर फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज बढ़ा ले रहा हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ओके, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो लेफ्ट क्या है आपकी, इसकी लेफ्ट है ए डी इंटू इसकी लेफ्ट है सी एफ, बराबर इसकी राइट है बी सी और इंटू में डी ई। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारे, तो आपको कुछ कुछ कैंसिल आउट होगा। एक तो देखिए डी कैंसिल आउट हो गया आपका, और एक आपके पास सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया ये आपका, देखिए ये बच गया आपका ए एफ बराबर बी ई। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यही चाहिए था आपको, ए एफ बराबर बी ई। तो यानी कि ये आपका फर्स्ट, ये आपका फोर्थ, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। तो ये बैक जब हम जाएंगे तो ये ए कोमा बी रिलेटेड ई कोमा एफ हो जाएगा, मतलब एक्स रिलेटेड जेड आ गया आपके पास फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। और यही आपको इसका मतलब क्या है कि आर आपका संक्रमक भी हो गया आपका। ठीक है, अब आर तीनों रिलेशन हो गया, तो इसका मतलब आर आपका बन गया एक तुल्यता संबंध। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, तुल्यता संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया वाला, जो मैंने अभी कराया है। इसी की तरह ये बिल्कुल इसी की सेम है बिल्कुल, इसमें गुणा की जगह प्लस है बस, है कंडीशन वाई कि फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ बराबर सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, ये आप कर लेना अपने आप। और बाकी जो क्वेश्चंस के मैंने आपको बोला है कि एक तो इस क्वेश्चन का बताना है आपको कि आपकी कौन सा रिलेशन नहीं होगा तुल्यता नहीं होने के लिए, और एक विकल्प वाला क्वेश्चन, इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग फंक्शंस के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।